जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग आज बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉपिक से और चार्ज के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग लेक्चर फर्स्ट कर चुके हैं जो इसमें चार्ज के बारे में बहुत ब्रॉडली हम लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है और क्या होता है चार्ज, कैसे उसका थ्योरी डेवलप हुआ और उसमें चार्ज का क्या क्या रोल है और कैसे उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ी हमारी सोसाइटी में। इन सब टॉपिक पर बात कर चुके हैं। आज भी हम लोग लेकिन चार्ज के बारे में ही शॉर्ट इंट्रोडक्शनरी क्लास लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में ही बात करने वाले हैं। और किन किन टॉपिक पर आज इस लेक्चर में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन अबाउट द चार्ज पर बात करने वाले हैं और चार्ज का टाइप क्या क्या होता है, डेफिनेशन उसकी क्या क्या है, फिर यूनिट क्या है चार्ज के और चार्ज के डिफरेंट यूनिट में क्या रिलेशन है, और फिर हम उसे चार्ज को एक्सप्लेन करने वाले हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में और कौन से प्रोसेस से, फ्रिक्शन की प्रोसेस से, या कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन बाय द फ्रिक्शन। और फिर उससे हम एक टेबल भी देखने वाले हैं सब हेडिंग में और फिर उससे कंक्लूजन भी निकालने वाले हैं कि चार्ज के जो लाइनें लिखी हुई होती हैं उनमें से जो लाइन लिखा हुआ है वो बेसिकली किस बेसिस पर लिखा हुआ है, तो यहाँ से कंक्लूजन भी पढ़ने वाले हैं। और फिर हम लोग नेक्स्ट हेडिंग इसी लेक्चर में आज करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है। फिर हम लोग बात करेंगे कि रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन, ये भी हम लोग इसी लेक्चर में बात करेंगे। और लास्ट हेडिंग रहेगी मेथड ऑफ द चार्जिंग, हम किसी बॉडी को कौन कौन से मेथड से चार्ज कर सकते हैं। तो बेटे जो इंट्रोडक्शन अबाउट द चार्ज है, हम लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी यह अनुभव जरूर कर रखा है कि किसी एक बॉडी को रगड़ते हैं किसी दूसरे बॉडी के साथ तो दे विल गेट चार्ज, वो चार्ज हो जाते हैं, या दे विल कह सकते हैं अट्रैक्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। या आप ठंडियों में ऑब्जर्व किए होंगे कि जब आप स्वेटर या बहुत सारे कपड़े पहने रहते हैं और उन कपड़ों को निकालते हैं तो आप देखते हैं कि आपके जो शरीर के रोए हैं, बाल हैं, वो थोड़ा सा उससे अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में इतनी देर तक रगड़ा हुआ है कि वो रगड़ने से चार्ज हो गया है। तो अपने जीवन में हम लोगों ने किसी न किसी तरीके से ये चीज ऑब्जर्व कर रखी है और इसी ऑब्जर्वेशन को आज से 2500 साल पहले एक यूनानी फिलोसफर थे या साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, उनको बहुमुखी प्रतिभा के साइंटिस्ट थे और जिनका नाम थेल्स था। और ये आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये वही थेल्स हैं जिन्होंने सबसे पहले अर्थ का जो शेप था उन्होंने डोम शेप का बताया था। डोम का मतलब होता है गुंबदाकार शेप। उन्होंने कहा था कि जो अर्थ है वो इस शेप का होता है, कटोरे के दार का और ऊपर से फ्लैट है, इस शेप का है अर्थ। सबसे पहले अर्थ का शेप बताने वाले जो हैं साइंटिस्ट वो थेल्स ही थे। उन्होंने डोम शेप का बताया था, गुंबदाकार बताया था और इसी शेप का उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा था और इस फ्लैट एरिया पर हम लोग रिसाइड कर रहे हैं और नीचे से ऐसे ये कर्व्ड है। और ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले, जो अभी हमने शुरुआत में कहा कि जब हम किसी दो बॉडी को रब करते हैं तो रब करने के बाद देखते हैं कि वो छोटी छोटी चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। और वो छोटी छोटी चीजों को, किन चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हैं, जैसे कि पेपर के टुकड़े हैं और फीदर ऑफ बर्ड्स है या स्ट्रॉ है या फिर कह सकते हैं रुई है, कॉटन है। तो हम ऐसे भी अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग कर लेते हैं घर पर कि ऐसे रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास लेकर जाते हैं तो देखते हैं कि दे विल लिफ्टेड, वो लिफ्ट होते रहते हैं और फिर वो अट्रैक्ट होते रहते हैं, छोटी छोटी चीजें जिस मटेरियल को हम रगड़ कर उसके पास लेकर गए हैं। तो यूनानी फिलोसफर जो ये थेल्स थे 2500 साल पहले, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। और कैसे ऑब्जर्व किया, उन्होंने एक अंबर का रॉड लिया और उस अंबर के रॉड को उन्होंने क्या किया, कैट स्किन पर रगड़ा, कैट स्किन पर। और रगड़ने के बाद बेटे वो फिर क्या किए कि रगड़ने के बाद छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े हैं, हल्के एकदम कागज के टुकड़े हैं, रुई हुई, एक्स्ट्रा हुआ मतलब तिनका हुआ और फीदर ऑफ बर्ड्स हुआ, इन सब चीजों के पास लेकर गए तो वो क्या हो रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था। यानी कि अंबर एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। तो अंबर का जो ये अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है ये देखा उन्होंने और देखा, फिर ऐसे धीरे धीरे ये चीज पॉपुलर होती गई और भी साइंटिस्ट लोग आए और उस चीजों को और आगे रिसर्च बढ़ता गया। फिर एक हम और फिनोमेना की बात करते हैं कि ऐसे इसी की जगह पर, अंबर की जगह पर ग्लास का रॉड लिया गया और ग्लास की रॉड को सिल्क पर रब किया गया। तो ग्लास की रॉड को सिल्क पर रब किया गया
सिल्क पर रब करने के बाद ये देखा गया कि अब ग्लास रॉड भी एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन को क्या किया, एक्वायर्स कर लिया। तो ये जो रगड़ने पर ये जो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन आ गया ग्लास के अंदर या अंबर के अंदर, इसे बोला गया कि यही तो इलेक्ट्रिफिकेशन है, जिससे हम यूनान के लैंग्वेज में अंबर बोल रहे हैं, आज के टाइम पर उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और अंबर में जो ये अट्रैक्ट करने की एनर्जी आ जाती है, अंबर को में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, रगड़ने के बाद अंबर को किसी मटेरियल पर और छोटे छोटे पार्टिकल को फिर अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी आ जाती है अंबर में, इस या एनर्जी आ जाती है अंबर में, इस एनर्जी को बोला गया कि ये इलेक्ट्रिसिटी है। बेटे अगर मैं ऐसे दो मटेरियल लूं, सॉलिड मटेरियल लूं और उनको एक दूसरे के ऊपर रगड़ूं अंडर द स्पेशल कंडीशन, अगर हम एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हैं तो दे विल गेट द चार्ज, वो एक दूसरे पर क्या करेंगे, वो या चार्ज उन पर आ जाता है। और चूंकि ये चार्ज वो दोनों बॉडी को एक दूसरे के ऊपर रगड़ने से आए हैं, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये चार्ज होने का प्रोसेस है रगड़ने से हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो चार्ज करने का तरीका है ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन है। जो ये चार्ज करने का रगड़ने से चार्ज आया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यही क्या है कि इनका जो है वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन है। तो इस तरीके से हम लोग एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लिए कि चार्ज क्या होता है। हम लोग ये भी देखेंगे इसी लेक्चर में कि टाइप ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। तो चार्ज दो तरीके के होते हैं बेटे, तो चार्ज दो तरीके के होते हैं। तो चार टाइप ऑफ चार्ज में, टाइप ऑफ चार्ज दो तरीके के होते हैं। आप बता सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स चार्ज, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। सेकंड इज द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब दो तरीके का ये चार्ज होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। फिर ये चार्ज के बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, तो हम ये भी बात कर सकते हैं कि चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेफिनेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी, तो हम यहां पर नोट कर सकते हैं चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी। द एडिशनल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब है कि वर्चुअल प्रॉपर्टी है ये किसी चार्ज की। द एडिशनल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of proton and electron, the additional intrinsic property of proton and electron which gives rise to electric force, इलेक्ट्रिक फोर्स जो क्या करे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स को राइज कर दे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन भी हो गई। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो द एडिशनल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोटॉन एंड proton and electron which gives rise to the electric force between them is called electric charge। तो ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। द एडिशनल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन व्हिच गिव्स राइज टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का आप इस तरीके से डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट ऑफ चार्ज। हम चार्ज की यूनिट कैसे लिखेंगे, तो बहुत बहुत ही पॉपुलर यूनिट है इसका, और वो जो यूनिट ऑफ चार्ज है हम नोट कर सकते हैं और उसे हम कूलाम कहते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज, वो आप 6th 7th 8th से ही पढ़ते आते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
तो क्या होगा, तो एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो वो होता है कूलाम्ब, और इसे शॉर्ट में स्मॉल सी से लिख देते हैं। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो स्टैट कूलाम्ब कहते हैं, तो या हम इसी को ESU कह सकते हैं, या इसी को ESU कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर यूनिट अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसी में हम क्या कर सकते हैं कि कूलाम में, ESU में और EMU में हम रिलेशन भी स्टेब्लिश कर सकते हैं। और उसी को मैंने यहाँ पर लिख रखा है, रिलेशन बिटवीन द सम यूनिट ऑफ द चार्जेज। तो हम लोग जानते हैं कि 1A, यहाँ पर जो रिलेशन बिटवीन है इस टॉपिक के अंदर आ जाएगा ये 1EMU। EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में अगर हम देखें तो ये होता है 3 × 10⁻, यहां से 10, और ESU और इज इक्वल टू 10 कूलाम आ जाता है। तो यहां से आप इस चीज को देख भी सकते हैं, और फिर हम इस चीज में आगे भी रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं कि हम देखें कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज देखें तो ये कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यही होता है। और अगर हम देखें कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी होता है 4.8 × 10⁻10⁻⁻10 कूलाम, ये भी होता है। और इससे बोलते हैं स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, इसे स्टेट और सी से लिखते हैं। तो यहां से हम लोग ये भी कह सकते हैं 4.8 × 10⁻⁻10 स्टेट कूलाम। लेकिन हमें ये दिखाना है कि थोड़ा सा इन सब के बीच में क्या रिलेशन है, तो उस रिलेशन को भी स्टेब्लिश हम कर सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, चार्ज ऑन द 1 इलेक्ट्रॉन ये भी है, चार्ज ऑन द 1 इलेक्ट्रॉन ये भी है। तो हम लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इज इक्वल टू 4.8 × 10⁻⁻10, और ये लिख सकते हैं स्टेट कूलाम। और 1 स्टेट कूलाम इक्वल टू क्या होगा, 1 स्टेट कूलाम इक्वल टू क्या होगा, 1 स्टेट कूलाम इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम अपॉन 4.8 × 10⁻⁻, ये 10 होना चाहिए आई थिंक, ये 10 और ये 10 हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होकर कितना आएगा, 1 स्टेट कूलाम इज इक्वल टू 1/3 × 10⁻⁻9 कूलाम आ जाएगा। तो ये भी एक रिलेशन निकल कर आ गया कि 1/3 × 10⁻⁻19 कूलाम आ गया। तो ये क्या हो गया कि स्टेट कूलाम और कूलाम के बीच में रिलेशन है। और कोई और रिलेशन आपको कैलकुलेट करना है तो आपको यहाँ पता ही है कि 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है, 3 × 10⁻, और फिर यहाँ से 10 हो जाएगा, ESU में हो जाएगा, और इज इक्वल टू 10 कूलाम भी हो जाएगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द सम डिफरेंट यूनिट ऑफ द चार्जेस। तो चार्ज के कुछ ये डिफरेंट यूनिट के बीच में इनका रिलेशन भी हो गया। हम लोग आगे इसी सीरीज में बात करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन बाय द फ्रिक्शन। तो हम लोग जब इलेक्ट्रिफिकेशन से हम चार्ज के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं तो कई सारे ऐसे मटेरियल आ जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री में वही चीज अमर होता है जो सबसे पहले उस फील्ड में आकर और अपनी उपस्थिति को दर्ज करवा लेता है। और उस उपस्थिति को दर्ज करवाने में हमारा अंबर जैसा मटेरियल है, कैटस्किन है, और सिल्क है, फर है, एबोनाइट है और फ्लानेन है। तो हम लोग अगर इस टॉपिक को समझना चाह रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द फ्रिक्शन, तो हम लोग इसी एग्जाम्पल में से किसी एक एग्जाम्पल को लेते हैं और हम लोग जस्ट लाइक अगर एक एबोनाइट का ले लें और एक फ्लानेन ले लें तो इस चीज को कैसे समझते हैं। तो हमने क्या किया है, इस हेडिंग को आगे बढ़ाने के लिए 2 रॉड ले लिया और दोनों रॉड का नाम है हमारे पास एबोनाइट। 2 रॉड लिया और इस तरीके से 2 रॉड हमने लिया है, ये 2 रॉड हैं और 2 रॉड का नाम है एबोनाइट, EBONITE। एबोनाइट का 2 रॉड लिया और इसको हमने किसके साथ रब किया है,
इसे हमने फ्लानेन के साथ रब किया, और रब करने के बाद क्या देखा कि एक बार इसको रब किया इसके ऊपर लाकर, और फिर एक बार इसको रब किया, और फिर हमने क्या किया कि इस रॉड को जो ये दोनों रॉड हैं एबोनाइट के, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये लगता है लोगों को, लेकिन बहुत इजी में वे में आपको समझ में आएगा। हमने 2 एबोनाइट का रॉड लिया और फ्लानेल के साथ ऊपर हमने क्या किया, एक बार इस वाले रॉड को रब किया और एक बार इस वाले रॉड को रब किया, और उसे एक थ्रेड के साथ अंडर द ग्रेविटी हमने क्या किया, सस्पेंड कर दिया इस फ्लानेल के रॉड को, और इस वाले को भी हमने क्या किया, सस्पेंड कर दिया। और दोनों एक्चुअल में इस पर चार्ज हो गए हैं, इस पर जब रगड़े गए हैं तो चार्ज होने के बाद हुआ क्या कि ये ऐसे नेगेटिव चार्ज हो गया है। अभी बताऊंगा कि नेगेटिव चार्ज कैसे हो गया ये, और जब ऐसे रगड़ा है और चार्ज हो गया है तो ये दोनों क्या हुए, ऐसे रिपल्ड हो गए, एक दूसरे से दूर भाग गए। ये क्या हुआ कि ये इधर भाग गया और ये इधर भाग गया, तो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, जिनको हम कहे कि ये एक दूसरे को रिपेल कर गए। लेकिन इसी कंडीशन में क्या देखा गया कि हमने एक और मटेरियल लिया, और उस मटेरियल को हम जरा यहाँ पर नोट करते हैं, एक बार देख लेते हैं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये फिर क्या होता है कि एक और मटेरियल लिया, और उस मटेरियल का नाम है ग्लास रॉड। अब की बार हमने क्या किया, ग्लास का रॉड लिया और उसको हमने रब किया है, किसके ऊपर रब किया है, उसको हमने रब किया है सिल्क के ऊपर। किसके ऊपर रब किया है बेटे, सिल्क के ऊपर रब किया। फलाने ग्लास का रॉड लिया और सिल्क के ऊपर रब किया, और रब करने के बाद हम इस रॉड को एक थ्रेड से सस्पेंड कर दिए, और इस वाले रॉड को, दोनों रॉड को क्या किया हमने, इसको भी सस्पेंड कर दिया हमने एक थ्रेड के साथ। दोनों रॉड को, ग्लास रॉड को, इसको जब रब किया इसके साथ और इसको जब रब किया इसके साथ, दोनों रब करने के बाद सस्पेंड कर दिया, और ये अब की बार दोनों पॉजिटिव चार्ज हो गए हैं। और रब करने के बाद जब देखा कि इनको सस्पेंड किया, दोनों को पास लाकर सस्पेंड किए, तो ये दोनों क्या हुए, फिर से डिफ्लेक्ट हो गए और रिपेल कर गए, एक दूसरे को रिपेल कर गए, एक दूसरे को ये क्या हुआ, रिपेल कर गए। अब देखा क्या गया कि यहां पर जब हमने एबोनाइट और फ्लानोन को रब किया बारी बारी से, और दोनों को जब सस्पेंड किया अंडर द ग्रेविटी, तो दे आर डिफ्लेक्ट टू ईच अदर, दे आर रिपेल टू ईच अदर। आफ्टर दैट we can take two glass rod। तो हमने 2 ग्लास रॉड लिया और हमने रब किया फिर से सिल्क के ऊपर। तो बारी बारी रब करने के बाद फिर से हमने दोनों रॉड को, हमने ग्लास रॉड को और दोनों रॉड को एक थ्रेड की हेल्प से सस्पेंड किया, और दोनों को पास बहुत सस्पेंड किया। तो फिर से देखा अगेन दे विल डिफ्लेक्टेड, तो वो फिर से एक दूसरे की से दूर डिफ्लेक्ट हो गए या रिपेल कर गए। तो यहां से ये सब क्यों हो रहा है, अगर मैं यहाँ का रीजन भी बता दूं कि क्यों हो रहा है, क्योंकि जो फ्लानेन है इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है बहुत लूजली बाउंड है, ये लूजली बाउंड है ये, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है बहुत टाइटली बाउंड है, ये टाइटली बाउंड है अपने न्यूक्लियस के साथ। तो ये जो अपने न्यूक्लियस के साथ जब टाइटली यहाँ के इलेक्ट्रॉन बाउंड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा, तो ये नहीं निकल पाएगा। लेकिन जब ये लूजली बाउंड है फ्लानेन के मटेरियल के साथ इलेक्ट्रॉन, तो उनको निकालना बहुत आसान है। तो जैसे ही इस पर रगड़ते हैं इस एबोनाइट के रॉड को, तो होता क्या है कि जो फ्लानेन है ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने लगता है या लूज करने लगता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने लगता है। तो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो फ्लानेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, फ्लानेन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और ये जब इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, जो हमारा एबोनाइट है ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। और जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ नेगेटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए और यहाँ पर डिफिशियंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की। तो इस तरीके से, और सेम यही प्रोसेस यहाँ पर हुआ कि ग्लास की रॉड ने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया और सिल्क ने वहां पर इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो जब ग्लास ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और सिल्क ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया है।
तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जो लॉस करता है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से क्या देखा गया कि ये एक प्रोसेस है। लेकिन इसी से हटकर कुछ और भी चीजें एक्सपेक्ट की जा सकती थी। क्या देखा गया, मैं यहां पर मिटाकर इस आगे बात करता हूं। क्या देखा गया कि जब किसी एक एबोनॉइट के रॉड को एबोनाइट के रॉड को और किसी एक ग्लास के रॉड को हम पास पास जब रखते हैं, तो एबोनाइट का रॉड चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है और ग्लास जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो गए। ये देखा गया कि ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो गए। लेकिन ये अट्रैक्ट कैसे हुए? तो एबोनाइट के रॉड को फिर से वही फ्लानेल और इसको किस पर, सिल्क पर रब किया गया है। दो रॉड अब भी लिए हैं, लेकिन अब ध्यान से देखना होगा कि इससे पहले हमने दोनों रॉड एबोनाइट के लिया था, दोनों रॉड ग्लास का लिया था और इसे सिल्क पर रब किया था और इसे फ्लानेल पर रब किया था, और दोनों सेम रॉड को एक दूसरे के पास रखे थे तो वो रिपल्ड हो रहे थे। और ग्लास का और सिल्क पर रब किया था तो फिर से सस्पेंड किया तो दोनों ग्लास के रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। लेकिन अब की बार हमने एबोनाइट और ग्लास लिया, एबोनाइट का एक सिंगल रॉड लिया, ग्लास का एक सिंगल रॉड लिया, इसको फ्लानेल पर रब किया, इसको हमने सिल्क पर रब किया, और रब करने के बाद जब हमने फिर से अंडर द ग्रेविटी बोथ रॉड आर सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड, दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो गए। और जब वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो गए तो यहां से कुछ कंक्लूजन निकल कर आने लगा कि कुछ ना कुछ यहां पर हम लोग जो समझ रहे हैं वो कुछ और भी चीजें हैं। तो ये फिर जो चीज निकल कर आई, इससे पता चल गया कि चार्ज देयर आर टू टाइप्स। किसी एक मटेरियल से रगड़ रहे हैं तो किसी दूसरे तरीके का चार्ज आ रहा है, किसी दूसरे मटेरियल से रगड़ रहे हैं तो किसी दूसरे तरीके का चार्ज आ रहा है। यहीं से कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया। और लास्ट में एक साइंटिस्ट आए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो 1750 में आए थे, जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे। फिर उन्होंने ही तो बताया, ऐसे प्रैक्टिकल काइट एक्सपेरिमेंट, बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है उनका, उन्होंने किया था और बताया कि चार्ज को दो तरीके से हम कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के साथ रब करें, रगड़े, और रगड़ने के बाद फिर हम एक टेबल भी बना सकते हैं, और उस टेबल से भी हम समझ सकते हैं कि चार्ज दो तरीके के होते हैं। और दो तरीके के अगर ये चार्ज होते हैं तो हम लोग एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल से भी समझने की कोशिश करते हैं, जो हम लोग का ये हेडिंग है। तो एक को हम कह देते हैं कि टेबल ए है, यहां मैं नोट करने के लिए मिटाता हूं। तो ये टेबल ए है और ये टेबल बी है। यहां पर इस टेबल में एक नाम भी दे देते हैं, जिनका नाम पॉजिटिव चार्ज है और इनका नाम नेगेटिव चार्ज है। और यहां पर जो टेबल में अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसी के हिसाब से अपना कुछ ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग नोट भी कर लेंगे, ताकि हमारे ऑब्जर्वेशन पर वो चीजें बिल्कुल एकदम फिट भी बैठें कि हम लोग पढ़े कुछ और यहाँ नोट कुछ करें। सबसे पहले हमने क्या किया था कि एक एबोनाइट का रॉड लिया था। तो एबोनाइट का रॉड लिया और उस रॉड को हमने किस पर रब किया था? उस रॉड को रब किया था हमने एक, कह सकते हैं, फ्लानेल के ऊपर। तो फ्लानेल क्या हो गया था कि अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया था। तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। एबोनाइट नेगेटिव चार्ज हो गया था क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया था। दूसरा हमने क्या किया था कि ग्लास की रॉड को लिया था और ग्लास को हमने रब किया था किसके ऊपर? ग्लास को हमने रब किया था सिल्क के ऊपर। तो सिल्क ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था, तो हम ये कह सकते हैं कि सिल्क जो है वो क्या है? सिल्क नेगेटिव चार्ज है। तो सिल्क क्या है? नेगेटिव चार्ज एक्वायर्स कर लेता है। अब देखिए एक टेबल मुझे मिल गया। ये जो टेबल है ये एक्सपेरिमेंटल टेबल है, ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल टेबल है। और ये जो टेबल है ये साइंटिस्ट लोगों ने
बहुत बार इसको ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद इस तरीके का कंक्लूजन निकाला कि क्या किया कि यहाँ फ्लानेन को एबोनाइड रॉड के साथ रब किया। हमने इस पर एक एग्जांपल अभी आपको बताया ही। ग्लास रॉड को सिल्क पर रब किया, फिर मैंने अभी इससे पहले एग्जांपल बताया। कैट स्किन, एबोनाइड रॉड, वूलन कारपेट, रबर शूज, ये सब बताया ही। ये दोनों बता रखा है और ये सारे जो भी टेबल में लिखे हुए हैं ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा हैं। तो साइंटिस्ट कम्युनिटी के लोगों ने क्या देखा कि जब कभी भी हम ए टेबल में से या ए कॉलम में से किसी एक मटेरियल को उठाएं, चाहे हम पॉजिटिव चार्ज का में से कोई भी एक उठा लें, चाहे हम फ्लानेन को उठा लें, चाहे वो ग्लास रॉड को उठा लें, और इन दोनों को क्या करें, इसको इस पर रगड़ लें या इसको इस पर रगड़ने के बाद इन दोनों को अगर हम पास पास लेकर आते हैं तो दे विल डिफ्लेक्ट टू ईच अदर, दे विल रिपेल टू ईच अदर। प्रैक्टिकली ये सारी चीजें देखी गई। इस कॉलम ए में से कोई भी दो मटेरियल उठाओ, इसको इसके साथ लटका कर देख लो, एक दूसरे के पास लाकर देख लो, रिपेल कर देंगे। इसको इसके साथ लाकर देख लो, ये रिपेल कर देगा। इसको इसके साथ लाकर देखो, रिपेल कर देगा। एक्सपेरिमेंटली ये सारी चीजें देखी गई कि कॉलम ए में से कोई भी एक चीज उठाओगे और दूसरे के पास लेकर आओगे तो वो रिपेल ही कर दे रही थी। इस वाले में से क्या किया, एबोनाइट को रॉड को उठाया और सिल्क के पास लेकर आया, दे विल रिपेल टू ईच अदर। या सिल्क को उठाया, रबर के सूज के पास लेकर आया, दे विल रिपेल टू ईच अदर। एबोनाइट को उठाया, एबोनाइट रॉड या अंबर के पास लेकर चले आए, दे विल रिपेल टू ईच अदर। तो यहाँ कॉलम बी में ए में से देखा गया एक्सपेरिमेंटली और कॉलम बी में से देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि कोई भी इसमें से रैंडमली दो मटेरियल को उठाओ, इसमें से रैंडमली दो मटेरियल को उठाओ, और इसमें से उठाए हो तो इन दोनों को एक साथ में रखो, इनमें से उठाए हो तो इन दोनों को एक साथ में रखो। तो ये देखा गया कि दे आर रिपेल टू ईच अदर, हमेशा रिपेल ही कर रहे हैं। लेकिन जब कभी भी यहां से यानी कि कॉलम ए से कॉलम बी में से इनको और इनको उठाया और जैसे ही दोनों को ऐसे सस्पेंड किया गया, दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट टू, कोई भी उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, इसको उठाओ, इसको उठाओ, दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, इसको उठाओ और इसको उठाओ, दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इस टेबल से जो हमें समझ में आया कि टेबल ए में से कोई भी दो मटेरियल उठाओ तो रिपेल कर रहे हैं, टेबल बी में से कोई भी दो उठाओ तो रिपेल कर रहे हैं, लेकिन टेबल ए और बी में से उठाओ तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस टेबल के बिहाफ पर एक कंक्लूजन निकल कर आ जाता है कि जो चार्ज है वो दो तरीके का होता है। द नेचर ऑफ चार्जेस, देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकेंड इज नेगेटिव। इसी को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में बताया था कि इसी के बिहाफ पर कि चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन अंडर द एवरी कंडीशन, हर एक कंडीशन में जितने भी कंडीशन बनते हैं, चाहे कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, चाहे कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करे, हर एक कंडीशन में चाहे जो भी कंडीशन हो, जो चार्ज होता है जितना लॉस होगा उतना ही गेन होगा, मतलब नंबर ऑफ चार्जेस सेम ही होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आर वैलिड ईच एंड एवरी कंडीशन, हर एक कंडीशन में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड होता है। तो यहां पर जो ये टेबल ए और बी के बिहाफ पर चार्ज के दो तरीके से बताया गया कि चार्ज दो तरीके का होता है। ये यहां पर जो दो तरीके का होता है, इससे रिलेटेड एक चीज और मैं बता दूं कि कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन ये निकल कर आया कि यहां से जब टेबल ए में से उठा रहे थे तो सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, टेबल बी में से उठा रहे थे तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, लेकिन ए और बी में से उठाए तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल कर आया कि ये एक दूसरे को अगर रिपेल कर रहे हैं तो सेम नेचर के चार्ज होंगे इस पर, और इस वाले टेबल पर भी यहां पर जो चार्जेस होंगे वो कैसे होंगे, सेम नेचर के चार्जेस होंगे, सेम नेचर के चार्जेस होंगे। फिर हमें ये पता चल गया कि जो सेम नेचर के चार्जेस होते हैं, सेम नेचर के जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जब ए और बी में से कोई भी रैंडमली उठाकर एक दूसरे के पास लेकर आ रहे थे तो हमें एक चीज समझ में आ गया कि डिफरेंट जो नेचर के चार्जेस होते हैं, डिफरेंट नेचर के जो चार्जेस होते हैं, नेचर के जो चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये कंक्लूजन हम लोगों को समझ में आया इस टेबल से। इसी को हमने सब हेडिंग के रूप में कंक्लूजन लिख रखा है। टेबल के अकॉर्डिंग सेम नेचर में रिपल्सन का फोर्स होता है और डिफरेंट नेचर में हम लोगों ने क्या देखा कि अट्रैक्शन का फोर्स होता है। या जो चार्ज होते हैं वो रिपेल होते हैं और डिफरेंट नेचर के जो चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो इस टेबल के से हम लोग ये चीज समझ सकते हैं। फिर यहीं पर हम लोग इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन भी समझ सकते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन?
आज के मॉडर्न टाइम में जब हम लोग किसी एटम को स्टडी करने जाते हैं और रिलेटेड टू चार्ज, तो हम लोग उसको इलेक्ट्रिफिकेशन की जो थ्योरी है उस थ्योरी को हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी कहते हैं। इसी के हिसाब से हम लोग समझते हैं क्या है ये थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी जो एटम होता है उस एटम के पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होता है। कोई भी मैटर जो होते हैं वो एटम से ही मिलकर बने हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन थ्योरी यही कहती है कि कोई भी मैटर क्या होता है, एटम से ही मिलकर बना होता है। और एटम में 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं और वो पार्टिकल कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। और ये भी कहता है इलेक्ट्रॉन थ्योरी कि इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर ऑर्बिटल की, उसके न्यूक्लियस के चारों ओर अपने सर्टेन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर। और ये कहता है इलेक्ट्रॉन थ्योरी की जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए हैं, जो कि बहुत रिजिड और बहुत छोटा सा जगह है। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ठीक उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो कोई भी जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर इक्वल है और इक्वल एंड अपोजिट है चार्ज। हमें यह भी कहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि जब कभी भी किसी मटेरियल में इलेक्ट्रिफिकेशन होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल केवल इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन नहीं होता है। क्योंकि किसी भी मटेरियल से प्रोटॉन को निकालना एक जटिल काम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से या रूम टेम्परेचर पर भी उस एटम को छोड़ देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से निकालना बहुत आसान होता है और इलेक्ट्रॉन ही उस मटेरियल में जब कभी भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है तो वो मूव करने लगता है, या रूम टेम्परेचर पर भी वो मूव करने लगता है एटम में और अपने मोशन को शो करने लगता है, उसके इफेक्ट को शो करने लगता है। लेकिन यहां पर हम बात इसी अनुसार अगर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, तो ध्यान में रखना होगा कि हर एक कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो मूव कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, हर एक कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होगा, तभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर किसी एटम ने किसी एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया है अपने में से, तो उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये हम सभी लोग जानते हैं कि किसी एटम ने क्या किया है कि एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया है, तो इलेक्ट्रॉन को हटाया है तो इस पर जितना इलेक्ट्रॉन हटाएगा, अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन हटाता चला गया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता चला जाएगा। और जहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है, और अगर इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रखा है तो कोई ना कोई ऐसा एटम जरूर वहां पर प्रेजेंट होगा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी किया होगा। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उस पर हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज आता चला जाता है और वहां पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्सेस हो जाते हैं। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है या रिसीव करता है उस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाते हैं, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। और उस कमी को उस एटम के साथ पॉजिटिव सिंबल के साथ, या हम कह सकते हैं कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है उससे हम कह सकते हैं कि उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जब किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो हम वहां पर ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज्यादा हो गए हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। या हम ऐसा ना बोलकर हम ऐसा बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो गए हैं नेगेटिव चार्जेस के कंपैरिजन में। और अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ है तो, और अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं तो वहां पर ये बोल सकते हैं कि हमारा जो एटम है वहां पर नेगेटिव चार्जेस कह सकते हैं ज्यादा हो गए हैं पॉजिटिव चार्जेस के कंपैरिजन में। तो कोई भी बॉडी अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम ये कह सकते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा, इसने किसी से इलेक्ट्रॉन उधार लिया होगा, और वहां पर हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा हो गया होगा पॉजिटिव चार्ज की तुलना में। लेकिन कोई भी बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ होगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसने अपने ज्यादातर इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट किया होगा, और इसी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी कि पॉजिटिव चार्जेस की का जो संख्या है वो ज्यादा है नेगेटिव चार्जेस के रेस्पेक्ट में। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज हम बॉडी कहते हैं उसका यही मीनिंग है। अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी हम कह रहे हैं तो इसका यही मतलब है कि उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा और वहां पर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हुए होंगे और नेगेटिव चार्जेस कम हुए होंगे। अगर हम किसी बॉडी को कहते हैं नेगेटिव चार्ज हो गया है तो हमारा यही कहने का मतलब होता है कि फिर वो बॉडी क्या किया होगा कि इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया होगा, और पॉजिटिव चार्ज की तुलना में जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा हो गई होगी, इसीलिए हम उसको कहते हैं कि ये बॉडी नेगेटिव चार्ज हो गया होगा।
तो कुल मिला के यही सब बातें हैं जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन एक्सप्लेन करता है। लेकिन इसी सीरीज में हम और भी टॉपिक आगे बढ़ते हैं। तो रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन, इससे हम कैसे, हाउ टू एक्सप्लेन इट, इससे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग देखते हैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे हमने एक चार्ज बॉडी ली और कोई एक चार्ज बॉडी ली और वो है ये चार्ज बॉडी लिया है, ये हमने चार्ज बॉडी और ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी हमने ले ली, सपोज कर लेते हैं। और जिसका हमें टेस्ट करना है कि ये चार्ज है कि नहीं है, यानी कि ये टेस्टेड बॉडी है, ये टेस्ट बॉडी है। तो अगर हमें इसको चेक करना है तो हम अगर इसको इसके पास लेकर आते हैं, जो कि ये चार्ज बॉडी है और ये हमारा न्यूट्रल बॉडी है, देयर आर नो चार्ज, कोई चार्ज ही नहीं है, तो नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी है। तो जैसे हम इसको इसके पास लेकर आएंगे तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होंगे। तो ये नेगेटिव चार्जेस को क्या करेगा, इंडक्शन की वजह से अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्जेस को इधर फेंक देगा। और फिर देखेंगे कि ये क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया, इससे अट्रैक्ट हो गया, ये इससे अट्रैक्ट हो गया। तो अब आप कैसे बोलेंगे कि हमारा जो ये बॉडी है ये चार्ज हुआ होगा, ये चार्ज होगा, ये आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसको तो पता है कि आपने इसको लिया है तो आपको तो पता है ये चार्ज है ही है, लेकिन इसके बारे में तो आप कंफ्यूज हैं कि चार्ज है एक्चुअल में कि नहीं है। इसी एग्जांपल को एक दूसरे तरीके से करते हैं। एक बॉडी ये मेरा वही है, यही वाला बॉडी यहाँ भी है और इस बॉडी को अब की बार हमने क्या किया कि नेगेटिव चार्ज कर रखा है, नेगेटिव चार्ज किया है, लेकिन मुझे पता नहीं है एक्चुअल में ये चार्ज है कि नहीं है, कुछ ना कुछ चार्ज तो दिया है लेकिन नेगेटिव चार्ज है। और जैसे ही मैं इसको दोनों को कांटेक्ट में करता हूं तो दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये एक दूसरे को फिर से अट्रैक्ट कर लेंगे। और अब भी मैं कंफ्यूज हूं कि यहाँ पर ये एक्चुअल में चार्ज था कि नहीं था, ये नहीं बता पाओगे आप। लेकिन आप इसी एक्सपेरिमेंट को दूसरे एस्पेक्ट से देखें कि जब आप इसको चार्ज किए हैं पॉजिटिव चार्ज, और अब की बार इसको क्या किए हैं कि हमने ऐसे कुछ चार्ज कर दिया, लेकिन नेगेटिव तो नहीं है, ना तो न्यूट्रल है और ना नेगेटिव है, ना न्यूट्रल है और ना नेगेटिव है। तो अब क्या होगा, आप देखेंगे कि बोथ बॉडी एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, रिपेल करने वाले हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी को रिपेल कर रहा है तो आप यहां श्योर हैं और ये कहने के लिए श्योर हैं कि ये बॉडी चार्ज है और ये बिल्कुल वही चार्ज है जो इस वाले पर है। अगर आपको इसका भी चार्ज नहीं मालूम है तो आप यही बोलेंगे कि ये बॉडी अब तो चार्ज तो है और वही चार्ज है जो इस पर भी है। अगर ये बॉडी नेगेटिव चार्ज है और ये भी बॉडी नेगेटिव है तो भी आप कह सकते हैं कि ये बॉडी चार्ज है और ये बॉडी चार्ज है और सेम चार्ज के हैं। और सेम चार्ज में हमेशा रिपल्सन का होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये बॉडी न्यूट्रल है तो भी अट्रैक्ट हो रहा था, ये बॉडी चार्ज है तभी अट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन रिपल्सन पर तो एकदम श्योरली आप कह सकते हैं कि ये बॉडी अगर एक दूसरे को रिपेल किए हैं तो बोथ आर चार्ज बट दे हैव सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस या सेम नेचर ऑफ चार्जेस। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये चार्ज बॉडी है। तो श्योरली आप किसी बॉडी पर चार्ज है कि नहीं है ये तभी कह सकते हैं जब वो एक दूसरे को रिपेल करे, क्योंकि अट्रैक्शन के केस में चाहे वो बॉडी न्यूट्रल हो और चाहे वो चार्ज हो, कंफ्यूज कर रहा है कि दोनों, क्योंकि सब दो केस अट्रैक्शन का मिल रहा है, रिपल्सन का केवल सिंगल केस ही मिल पा रहा है। और अगर आपने इसको नेगेटिव चार्ज किया है और यहाँ नेगेटिव चार्ज बॉडी लेकर आते हैं तब भी रिपल्सन ही होने वाला है। तो आप बार बार श्योर हो रहे हैं कि जो रिपल्सन का फोर्स है वही प्रूव कर सकता है कि ये बॉडी हमारा चार्ज है और ये बॉडी हमारा चार्ज नहीं है। अट्रैक्शन का तो नहीं प्रूव कर पाएगा, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को शो कर सकता है। तो आप श्योरली ये कह सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है इलेक्ट्रिफिकेशन में वो चार्ज है कि नहीं है। मेथड ऑफ चार्जिंग में अगर हम बात करें तो मेथड ऑफ चार्जिंग में हम क्या देखते हैं कि चार्जिंग का जो मेथड है वो तीन तरीके से होता है। एक तो होता है फिजिकल कांटेक्ट और दूसरा होता है फ्रिक्शन, दूसरा क्या होता है, फ्रिक्शन होता है और जो तीसरा होता है वो इंडक्शन होता है। फिजिकल में क्या होता है कि एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है, या कह सकते हैं कि एक अनचार्ज बॉडी है दूसरा चार्ज बॉडी है, उनको क्या किया हम लोगों ने कांटेक्ट में रख दिया। तो इस पर चार्ज Q है, इस पर 0 है, तो वो Q प्लस 0/2 यानी कि Q/2 इस पर चार्ज हो जाएगा, Q/2 इस पर हो जाएगा, Q/2 इस पर हो जाएगा। ये फिजिकल कांटेक्ट से बॉडी चार्ज हो गई। लेकिन फ्रिक्शन से क्या हो गया,
फ्रिक्शन से हम लोग जानते हैं कि एक के ऊपर दूसरे को रब करना पड़ता है। जैसे हमने एबोनाइट के रॉड को फलानेन लिया था, ग्लास के रॉड को लिए सिल्क लिया था, या अंबर के लिए हमने कैटस्किन लिया था, तो रगड़ने के बाद वो बॉडी चार्ज हुई थी, तो वो फ्रिक्शन के मेथड से चार्ज हुआ, जिसको हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कह रहे थे। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन में हमने ये एक बॉडी ली और एक ये न्यूट्रल बॉडी है, जिस पर हमने क्या किया, पॉजिटिव बॉडी, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में जैसे ही लाए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इसके इन्फ्लुएंस से अट्रैक्ट हो गया और पॉजिटिव चार्ज इधर रिपल हो गए, क्योंकि हमें तो पता ही है कि सेम चार्जेस में रिपल्सन होता है, डिफरेंट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। और फिर ये क्या होगा कि सेम ये पॉजिटिव वाले चार्जेस यहाँ पर नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव वाले को इधर दूर फेंक देंगे, नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव वाले को दूर फेंक देंगे। तो दूर फेंक देंगे तो हम क्या करने वाले हैं, इसे अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। जब इसे अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, इसे अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, और सारा जब पॉजिटिव चार्जेस यहाँ उतर जाएंगे तो हम इसको अर्थ से डिस्कनेक्ट कर देंगे। जब डिस्कनेक्ट कर देंगे तो अब क्या हो गया, अब ये बॉडी कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ऐसे चार्ज करने के प्रोसेस को हम इंडक्शन मेथड से चार्जिंग बोलते हैं। तो ओवरऑल इस लेक्चर में हम लोगों ने जिन टॉपिक पर बात किया है, आई थिंक ये आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि हमारा बीएससी का ये जो इनिशिएट किए हैं, जो ये लेक्चर का सीरीज, ये कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।